Hello and welcome to JuResearch YouTube channel. So PIL, or if we call it as Public International Law, काफ़ी crucial subject है आपके UGC नेट एग्ज़ाम के लिए और since अभी आप रिवीजन मोड में होंगे तो इसीलिए मैं आपके लिए frequently asked questions लाई हूँ जो UGC नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं PIL सब्जेक्ट से, right? So do watch this video till the end और ताकि आपका quick revision हो जाए, right? So let's start with this video. Okay, so let's start with the first question. As you can see, our question is related to the UN Charter. तो देखिए आप जानते हैं कि UN Charter काफ़ी important document है. Okay, सारे आर्टिकल्स तो आप नहीं याद कर सकते हो लेकिन जो important articles जैसे जहाँ पे principles दिए गए हैं, right? Article 2 है एंड कौन कौन से इनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आपके, आप वो देख सकते हैं. डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले जो आर्टिकल्स हैं आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ज़रूर आप उसको देख के जाइएगा, बिकॉज आप अगर ओवरऑल अगर आप इग्नोर कर दोगे यूएन चार्टर को, यू विल बी एट लॉस. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following statements or statement is or are not correct? ठीक है, तो हमें incorrect statements pick करने हैं. तो we have got 4 statements. You can also pause this video and try to choose the correct option. So आइए देखते हैं क्या क्या statements हैं. Statement A है आपका, in accordance with the provisions of Article 7 of UN Charter, the Security Council is one of the principal organs of UN. Yes, this is correct statement. Statement B है आपका, the first Security Council came into being on 12th of January 1946. ये भी आपका करेक्ट है. C क्या है आपका, at Dumbarton proposals it was finally decided to establish such an organ in the form of Security Council. No, this is not correct. तो देखिए जो आपका Dumbarton Oaks proposal था, the organization, and it was to be known as UN. It would consist of 4 principal bodies. ठीक है, तो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, 4 प्रिंसिपल बॉडीज में मतलब लाइक हुआ था प्रपोज. देन है आपका D, that 10 non-permanent members of Security Council are elected by the General Assembly for 5 years. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि दैट नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म्स. तो आपका स्टेटमेंट सी एंड डी दे आर इनकरेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है एंड एज यू कैन सी द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द आईसीजे, स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे. ठीक है, तो आईसीजे आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट? तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि राइट कितने मेंबर्स होते हैं, कब री इलेक्ट होते हैं, इसकी पावर्स क्या होती है, एडवाइजरी जुडिक्शन भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा. एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज के कौन कौन से इन्होंने इम्पॉर्टेंट केस लॉज, स्पेशली फर्स्ट केस लॉ कौन सा था एंड कौन कौन से दिए हैं केसेस. प्लस इसके अलावा देख सकते हैं आपके स्टैट्यूट में से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, तो इसमें से भी आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाने होंगे, right? So you can go through the question and try to choose the correct option. तो आइए देखते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या है और उससे आर्टिकल्स कौन कौन से मैच हो रहे हैं. तो ए है आपका लॉ अप्लाइड बाय आईसीजे. ये आपका कौन से आर्टिकल में दिया है, ये आपका आर्टिकल 38 में दिया गया है. आर्टिकल 38 तो काफ़ी पेट आर्टिकल है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर देख के जाइएगा. नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्स ऑफ द डिसीजन ऑफ आईसीजे. ये आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 59 में दिया है. देन आपका इंटरिम मेजर्स और रिलीफ, ये है आपका आर्टिकल 41 में. लास्ट वन इज द इंटरनेशनल कोर्ट इज पावर टू अलाउ अ स्टेट टू इंटरवीन इन केस टू विच इट इज नॉट अ पार्टी. तो ये आपका लास्ट ऑप्शन बचता है आर्टिकल 62. सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ ये क्वेश्चन जो है आपका आप देख सकते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन क्या है देख लेते हैं. आर्टिकल 10 ऑफ यूएन चार्टर कन्फर्स अपॉन जनरल असेंबली वेरी वाइड deliberative functions except in respect of those matters which are being considered by the Security Council. ठीक है, तो ये आर्टिकल 10 ऑफ यूएन चार्टर में से उठाया गया है.
रीजन इसका क्या दिया गया है? द रेजोल्यूशंस और डिक्लेरेशंस ऑफ जनरल असेंबली they are not binding upon the states, they are merely the recommendations. So you have to choose a correct option कि क्या दोनों जो statement है assertion reason क्या ये correct है and whether R is a correct explanation or not. Alright, so देखिए जो यहाँ पे आपका assertion और reason दिया गया है ये दोनों ही statement correct हैं. Right? If you go through the UN Charter, Article 10 आप पढ़ोगे तो, but R correct explanation नहीं है A का. So accordingly आपका option number 2 is your correct answer. Now again we have got match of the following question जहाँ पे आपको list 1, list 2 match करना है and which is related to the UN Charter provisions. तो UN Charter आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, especially जो important articles है जो frequently पूछे जाते हैं, right? सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so you can also pause this video and try to choose a correct match. Now, तो प्रोविजन देखते हैं. कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी आपका वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का. तो ये आपका देखिए आर्टिकल 61 में दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप का आपका दिया है आर्टिकल 75 ऑफ यूएन चार्टर. दोस ट्रस्टीशिप काउंसिल like you should know that yes it's a principal organ, लेकिन trusteeship के जो मतलब provisions है they are not that much important. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा guess work कर सकते हो कि हाँ कहाँ से start है trusteeship council के provisions, right? You don't have to go through in detail. Next है आपका expulsion of a member from UN. ये आपका article 6 में है. ठीक है, ये भी आप एक बार ऊपर से ही देख लीजिएगा. लास्ट है आपका suspension of मेंबर्स ऑफ यूएन, ये है आपका आर्टिकल 5 में. ठीक है, तो एक्सपर्शन और सस्पेंशन एक बार ध्यान रखिएगा, दोनों आसपास ही आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में. ओके, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो हैपन टू बी असर्शन एंड रीजन बेस्ड. तो असर्शन क्या है देख लेते हैं. इन द असाइलम केस the ICJ observed that the rule invoked should be in accordance with the constant and uniform usage practiced by the state in question, and that this usage is the expression of right appertaining to the state granting asylum and a duty incumbent on the territorial state. Reason क्या है? This follows from Article 38 of the Statute of Court, which refers to international custom as evidence of general practice accepted as law. तो देखिए आपका asylum case था कोलंबिया वर्सेस पेरू. Okay, so just try to pick out the correct option कि क्या होगा, assertion reason correct है या नहीं. तो since अगर आपने कोलंबिया वर्सेस पेरू केस देखा है तो yes, assertion and reason they both are correct and R is the correct explanation of A. Now next question. Which of the following groups of jurists who consider the law as a command of sovereign enforced by superior political authority and accordingly subscribe to the view that international law is not law as properly so called? Okay, so you have to choose the correct combination of jurist जिनकी ये thinking थी. ठीक है, तो देखिए जहाँ कमांड ऑफ सॉवरेन आ जाता है कंसेप्ट, प्राइमा फेसी हम लोग का दिमाग ऑस्टिन पे ही जाता है. ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग के कंसेप्ट से इंटरनेशनल लॉ के अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑस्टिन ने ही बोला था कि दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सो प्रॉपरली कॉल्ड. ठीक है, तो आपको बाकी मान लीजिए ज्यूरिस्ट का नहीं भी पता है तो आप यहाँ कमांड ऑफ सॉवरेन से आप पिक कर सकते हैं. तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज बेसिकली हॉब्स, Pundorf and Austin. Okay, so accordingly option number 4 is your correct answer. Now the next question, ये आपका IHL का है question, right? Humanitarian law का. Now which one of the following Geneva Conventions has the provisions on the protection of victims of maritime warfare? Okay, second था, third था, fourth था या first Geneva Convention था? Okay, so you have to choose a correct option. तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विच इज सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन 1949 दैट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ मैरिटाइम वॉरफेयर. जो आपका थर्ड जेनेवा कन्वेंशन था दैट वाज रिलेटेड टू द प्रिजनर ऑफ वॉर
फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स एंड फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन वाज रिलेटेड टू is related to wounded and sick in armed forces. तो 4 जेनेवा कन्वेंशंस हैं, चारों जरूर देख के जाइएगा. Now the next question, that which of the following is not the principal organ of UN? Okay, तो आपको जैसा पता है कि 6 ऑर्गन हैं, right? 6 principal organ हैं under UN. Okay, now you have to choose the incorrect one over here. So the option which is not the principal organ of UN is option number 4, which is International Human Rights Commission. 3 ऑर्गन तो हमारे सामने दिया ही है, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ICJ. इनके अलावा 3 और होते हैं, विच इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड दिस थिंग सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, तो 6 ऑर्गन्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement or statements is or are correct? So before us we have been given 4 statements which is related to the concept of de jure and de facto recognition. ये भी काफ़ी repeated concept है, हर साल पूछा जाता है. ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि दोनों रिकॉग्निशन में डिफरेंस क्या क्या होता है, एंड ऑल्सो विद द केस लॉज. वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so just go through each and every statement and try to choose the correct option. A very important information to share. See, Juris Search Academy is actually offering a mock test, right, which is exclusively made for December 2022 attempt, right? जो attempt अभी आपका होने वाला है. एंड इसमें आपको देखिए 10 फुल लेंथ पेपर मिलेगा, राइट? 10 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इंक्लूडेड है, और साथ में आपका डिटेल्ड आंसर एनालिसिस है, राइट? एंड इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट, विच इज़ बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर्स एंड द प्रीवियस ईयर पैटर्न. ठीक है, जो जैसा रिसेंटली आपसे पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ का काफ़ी हमने अच्छे से ध्यान रखा है. And the questions, the answers, they all are curated, they all are provided by our UGC NET JRF experts. Apart from this, you are going to get unlimited attempts, right? Unlimited attempts है आपके पास, और 24/7 access रहेगा mock test का to your mobile and your laptop. ठीक है, and at your own convenience. So do check out this mock test, right? Mock test series. आप लोग ये check करिए on the link which is given under the description box. So let's see each and every statement one by one. De jure recognition is final, whereas de facto recognition is provisional. It is correct. B है आपका de facto recognition can be withdrawn, but de jure recognition is irrevocable. बिल्कुल, इसका आंसर आपकी स्टेटमेंट ए में ही दिया है, क्योंकि de facto आपका provisional होता है, so it can be withdrawn. C है आपका de facto recognition has retrospective operation as exactly as in the case of de jure recognition. नहीं, ऐसा नहीं है, because see, every act of recognition is not retroactive in operation, it depends upon the intention. तो of course दोनों अलग होते हैं, दोनों का अलग ही ऑपरेशन होता है. Okay, D is, there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effects to the internal acts of a recognized authority. ये जो पॉइंट है ये आपका एक केस लॉ से लिया गया है. द केस लॉ इज लूदर वर्सेस हेगर. ठीक है, तो ये आपका हेल्ड हुआ था इन दिस वेरी केस. सो अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट ए, बी एंड डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी देखिए आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं विच इज रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन. तो देखिए अजाइलम एंड एक्स्ट्राडिशन दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो प्लीज़ ज़रूर इसको भी पढ़ के जाइएगा. ठीक है, हमारे सामने तो क्या ट्रीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं इंडिया के साथ, आप उसके ईयर्स देख के ज़रूर जाइएगा, राइट? सो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू चूज द करेक्ट आंसर. नाउ स्टेटमेंट ए, लेट्स सी. On 16 June 1987, the foreign secretaries of South Asian regional countries entered into agreement on extradition. Yes, this is correct. Hong Kong Pact कब हुआ था on extradition? ये आपका 1997 में हुआ था, तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ. India and Germany signed on extradition treaty 2001 में. Yes, 2001 में ही.
दोनों कंट्रीज ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन किया था। इंडिया एंड फ्रांस ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन किया था? 2003 में। तो अकॉर्डिंगली आपका स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इज योर करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर 3 is your correct answer. Thank you for watching this video. So these were the important and the repeated questions which has been frequently asked in the UGC NET exam. तो आप लोग ज़रूर से इसको रिवाइज करके जाइएगा, right? And if you want to know more about mock test series, right, do contact on a number which is given under the description box, right? And do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.